अमन जब शाम को ऑफिस से घर लौट कर आया तो सीधा रूम में ही आ गया। थके होने की वजह से उसने अपना बैग एक ओर रखा और बेड पर गिर पड़ा, अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए। ठीक उसी समय नव्या, जो कि बालकनी में चेयर पर बैठी नेल पेंट लगा रही थी, अंदर आने को हुई कि उसे शर्टलेस देखकर जहाँ थी वहीं रुक गई। वो ध्यान से उसे देखने लगी। परफेक्ट बॉडी, हल्की बियर्ड, बड़ी बड़ी गहरी काली आंखें, थकान की वजह से और बाइक चलाने पर बाल जो कि एकदम बिगड़ गए थे, माथे पर बिखरे थे। ये स्मार्ट और हार्ड तो है, साक्षी बोल तो सही रही थी, लेकिन उसके साथ ही बहुत मेहनती भी। वो मन ही मन बोली कि नमन को किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई तो वो उस ओर देखने लगा। नब्या को खुद को ऐसे देखता पा उसने जल्दी से शर्ट उठा ली। नब्या भी अब थोड़ा एम्बेरेंस फील कर रही थी। वो फिर से बालकनी की ओर घूम गई। शर्ट डालते हुए वो वॉशरूम में चला गया। मुझे हो क्या गया है आज, वो अपने सिर पर मारते हुए बोली, और उसके जाते ही वो जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। मम्मा, क्या हुआ आपको? वो नीतू जी के पैर में खून निकलते देख जल्दी से सीढ़ियों से नीचे भागकर आते हुए बोली। वो बाहर पार्क तक गई थी, एक पत्थर लग गया। वो बोली, बेट, कहते हुए उसने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और उनके पैर सोफे पर रखते हुए कॉटन से खून साफ करने लगी। मम्मा, नमन ने जब ये देखा तो परेशान सा बोला, ये इतनी चोट कैसे लग गई है आपको? कहते हुए उसने नब्या के हाथ से कॉटन छीन ली। ये तुम्हारी वजह से ही लगी होगी मेरी मम्मा को, और अब हमदर्दी दिखा रही हो तुम। नमन बोल ही रहा था कि नीतू जी उसे डांट कर बोली, नमन, चोट उसकी वजह से नहीं लगी, तुम बिना जाने कैसे किसी को जिम्मेदार ठहरा सकते हो? उन्होंने पूरी बात उसे बताई। नब्या वहां से छत पर भागते हुए आ गई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थी। थोड़ी देर पहले तक जो नमन की थोड़ी बहुत अच्छी छवि उसके मन में बनी थी, वो धूमिल पड़ गई। यह सच में इडियट है, राक्षस। मैं इतनी बुरी हूँ कि उन्हें जानबूझकर चोट दूंगी? मैं तो उनका फर्स्ट एड कर रही थी और इसने मुझे ही, जल्लाद बंदर, मुझे रहना ही नहीं है अब यहाँ। मैं आज ही अपने घर चली जाऊंगी। वो अपना चेहरा हाथों से छुपाकर बोली। तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ तो वो अपने हाथ नीचे कर बगल देखने लगी। नमन खड़ा था और सामने की ओर देख रहा था। इसने सुन लिया। वो धीरे से बोली तो नमन ने सामने देखते हुए ही कहा, हाँ सुना अपनी तारीफ। वो अब जाने लगी कि नमन ने लपक कर उसकी कलाई पकड़ ली तो नब्या अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने और मजबूती से पकड़ लिया और उसकी ओर मुड़कर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, मेरे लिए मेरी मम्मा और संजू दी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ और दर्द हो तो मुझसे नहीं देखा जाता है। अपना आपा खो देता हूँ उन्हें दर्द में देखकर। उसने अब उसकी कलाई छोड़ दी। नव्या ने उसे देखा। उसकी आंखों में कुछ अलग ही भाव थे। सिर्फ कहती ही नहीं, मानती भी हूँ उन्हें माँ। तुम बताओ, क्या वो मेरी मम्मा नहीं है जो मैं उन्हें हर्ट करूंगी? नव्या भावुक होते हुए बोली, है, आई एम सॉरी जो कुछ बोला था थोड़ी देर पहले। वो बोला तो नव्या उसके सीने से लगकर सिसकने लगी। पहले तो वो हैरान रह गया, फिर धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रखकर उसके बाल सहलाने लगा तो नव्या को महसूस हुआ वो उसके गले लगी है। वो झट से उससे दूर हो गई। नमन भी इधर उधर देखने लगा और अपना फोन लेकर दूसरी साइड जाकर खड़ा हो गया। नव्या अब अपने आंसू साफ करके नीचे चली गई। नमन रूम में आया तो वो कपड़े चेंज कर रही थी। रूम में ही ये देख वो झट से डोर लगाते हुए मुड़ गया। उसने जल्दी से अपनी टॉप सही की और कुछ गुस्से से बोली, आ, तुम जरा भी मैनर्स नहीं है ना कि एक लड़की के रूम में आने से पहले नॉक कर सको? नमन जो बाहर जा रहा था वो अंदर को मुड़ते हुए बोला, ओ मैडम, ये मेरा ही रूम है, समझी? और अपने रूम में आने से पहले नॉक कौन करता है? बड़ी आई, अब इक्वली मेरा भी है तो ध्यान रखा करो, कोई और साथ भी रहता है। वो मुंह बनाते हुए बोली तो नमन कुछ घूरते हुए बोला, क्यों है तुम्हारा ये बताओ? क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। वो कुछ सोचते हुए बोली, रियली? तो ये भी पता होगा कि पति पत्नी को कैसे भी देख सकता है और कुछ भी कर सकता है? नमन ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा तो उसकी धड़कनें बढ़ गईं। छी, कितने बदतमीज हो तुम, वो उसके कंधे पर मारते हुए बोली तो नमन खिलखिलाने लगा। पति पत्नी,
ये सब तुमने ही तो शुरू किया, सिर्फ मेरी चीज़ों को यूज़ करने के लिए, अपना कहने के लिए ही पत्नी हो। वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मम मुझसे तुम दूर ही रहो समझे, वो हकलाते हुए बोली। तो नमन शरारत से मुस्कुरा दिया। नव्या को परेशान करने में उसे अब बहुत मजा आ रहा था। क्यों दूर रहूं, तुमने ही तो कहा ना कि मेरी पत्नी हो। वो उसके चेहरे पर उंगली चलाते हुए सर्द आवाज में बोला तो उसका गला सूखने लगा। उसने थूक निगलते हुए डर से आंखें मीच ली कि उसे हंसने की आवाज सुनाई दी। नमन उससे बहुत दूर हो चुका था। वो हंसते हुए बोला, शकल देखो जाकर अपनी, एकदम भीगी बिल्ली लग रही हो। तुम्हें क्या लगा था वैसे मैं क्या करने वाला था? कहीं तुमने किसमिस तो नहीं सोच ली थी? डर्टी माइंडेड गर्ल, कुत्ते राक्षस, वो चिल्लाई। वहीं वो हंसते हुए बाइक की चाबी जो वो लेने आया था लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। सारे दोस्त एक कैफे में बैठे थे। अभय सबको पिज्जा पार्टी दे रहा था क्योंकि आयुषी ने उसका प्यार एक्सेप्ट कर लिया था और इस बात पर सारे दोस्त उससे पार्टी मांग रहे थे। बस अब अपनी साक्षी को भी कोई मिल जाए तो मजा आ जाएगा। नव्या ने राहुल को देखते हुए शरारत से मुस्कुराकर कहा। तो साक्षी को खांसी आने लगी। राहुल ने जल्दी से पानी का गिलास उसे पकड़ाया और उसकी पीठ सहलाने लगा। साक्षी के लिए उसकी फिक्र और परवाह सब साफ देख पा रहे थे। तुम ठीक हो ना? वो परेशान सा बोला तो उसने हाँ में सिर हिलाया। आयुषी, अभय तो एक अलग ही टेबल पर थे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। वैसे राहुल तेरी जिंदगी में भी कोई है क्या? साक्षी ने कहा तो वो उसे देखने लगा। हाँ, पर उसे नहीं पता, शायद दिखता ही नहीं। वो कुछ उदास होते हुए बोला। तो नव्या मुस्कुराकर बोली, अपने दिल की बात बताकर तो देख, जैसे आए उसी मानी, वैसे ही शायद वो भी मान जाए। हाँ, पर उसकी ना सुनने से डर लगता है। कौन है वो खुशनसीब, तुम बताओ तो? साक्षी ने कहा तो वो उसे देखने लगा। है कोई, पता चल जाएगा जल्दी ही। यार ये तो वही है ना, क्या नाम है इसका? साक्षी ने एक और इशारा करते हुए कहा तो वो दोनों उस तरफ देखने लगे। नमन वहाँ एक टेबल पर बैठा था। उसके साथ ही एक दो लड़के थे। नमन, नव्या ने कहा तो साक्षी खुश होकर बोली, राहुल, ये वही है जिसे मैं बता रही थी, इसके भाभी का भाई। अच्छा है ना? हाँ, राहुल ने कुछ उदासी से कहा। वो मन ही मन साक्षी को पसंद करता था, लेकिन साक्षी उसके सामने ही किसी और की तारीफ कर रही थी जिससे उसे अपने अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस हुआ। नव्या की टर्न थी आज बेड पर लेटने की, तो वो आराम से उस पर हाथ फैलाए लेटी थी। वहीं नमन फर्श पर अपना बिस्तर लगाया था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। वो बहुत देर से उसे देख रही थी पेट के बल लेटे हुए। फिर कुछ नाराजगी से बोलना शुरू किया, देखो, तुम ना साक्षी से दूर ही रहो, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। नमन एकाएक ये आवाज सुन अपनी नजरें उठाकर उसे देखने लगा। फिर सिर झटकते हुए अपने काम में लग गया। अब मुझे इग्नोर करके गुस्सा दिला रहे हो तुम? मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे और तुम अपना यह सो कॉल्ड एटीट्यूड दिखा रहे हो। मुझे डिस्टर्ब मत करो, वरना सुबह वाली बात सच भी कर सकता हूँ। नमन के कहते ही उसे सुबह की बात याद आ गई, तो वो कुछ पल के लिए चुप हो गई, जिससे वो हल्का सा मुस्कुराया। साक्षी से राहुल प्यार करता है और वो उसे प्रपोज भी करने वाला है, तो तुम उनके बीच में मत ही कूदो। वो अपनी उंगलियां एक दूसरे में उलझाते हुए कुछ उदास सी बोली। तो नमन उसे देखने लगा। शायद तुम भूल रही हो कि मैं उसके नहीं, वो मेरे पीछे पड़ी है। तो मुझसे अच्छा तुम अपनी दोस्त को ही ये ज्ञान दे दो। और वैसे भी मुझे ये प्यार व्यार में ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इतना सर कपाने का वक्त नहीं है मुझे कि अपना काम धाम छोड़कर किसी के आगे पीछे घूमूं। वो उसे देखते हुए बोला, जब ही होगा तब पता चलेगा तुम्हें प्यार क्या होता है, तब भी यही कहोगे? नमन खन्ना और प्यार इम्पॉसिबल, बस अपनी फैमिली के अलावा किसी से भी नहीं। मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो? वो कुछ सोचते हुए बोली। तो नमन टेढ़ी हंसी हंसते हुए बोला, वाह जंगली बिल्ली, सपने तो अच्छे हैं तुम्हारे, खुली आंखों वाले। मैं ना कोई सपना नहीं देख रही थी, बस तुमने ही तो कहा कि फैमिली को प्यार करते हो, तो मैं भी तो अब तुम्हारी फैमिली में ही हूं ना, तो इस नाते मुझसे भी प्यार करना चाहिए। वो अपनी ही धुन में बोली। तो नमन कुछ असहज होते हुए अपने काम में जुट गया। नव्या ने अपनी बात समझ आते ही दांतों तले जीभ दबा ली और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी कि उसे आज रेस्टोरेंट की घटना याद आ गई। नव्या और राहुल साक्षी के कहने पर उस तरफ देखने लगे जहाँ नमन बैठा था। वो अब उठते हुए उसके टेबल के पास से गुजरा, किसी से बात करता हुआ
कि साक्षी ने उसे आवाज दी, हाय नमन, अपना नाम सुन। उसने इधर उधर देखा तो नव्या और वो दोनों दिखे। मैंने ही बुलाया था, कम ज्वाइन अस ना, साक्षी ने हंसते हुए कहा तो वो नव्या को अजीब नजरों से देखने लगा। बैठ जाओ ना, टाइम हो तो, ये मेरे फ्रेंड्स, नव्या ने कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराया और बैठ गया खाली पड़ी चेयर पर। ये साक्षी और ये राहुल, नव्या ने दोनों की ओर इशारा करते हुए बताया। तो नमन ने दोनों को हेलो किया। यू नो व्हाट, यू आर लुकिंग सो हॉट, साक्षी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए नमन को एकटक देखते हुए कहा। नमन बस थैंक यू बोला। यू आल्सो लुकिंग प्रीटी, वो बोला तो साक्षी खुशी से उछली पड़ी। हम भी यही हैं, नव्या ने गला साफ करने की एक्टिंग करते हुए कहा। तो नमन के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। अपने होठों को दबाते हुए वो बोला, ओ सॉरी, तुम्हें तो मैं भूल ही गया था, कमीना राक्षस। वो धीरे से बुदबुदाई और उसके पैर में अपने पैर से दे मारा। आउश, वो बोला। हे व्हाट हैपेंड, साक्षी उसकी फिक्र करते हुए बोली। नथिंग, आई एम फाइन, वो झूठा मुस्कुराकर बोला। राहुल, नव्या मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है तो जल्दी निकलना होगा। पर उसने कहना चाहा कि राहुल बिना उसकी बात सुने ही चला गया। इडियट, आज शायद वो इस डफर को अपने दिल की बात बताने वाला था, तो ये इसके साथ मर रही है। नव्या उन दोनों को हंसता देख मन ही मन बोली। नव्या, मम्मा वेट कर रही होंगी, मैंने जल्दी आने का बोला था, तो तुम मुझे घर छोड़ दोगे? वो दांत पीसते हुए बोली। तो नमन, या श्योर, बोल उसके साथ निकल गया। यही सब सोचते सोचते उसने आंख खोलते हुए कहा, नहीं नहीं, साक्षी और ये बिल्ला, इनकी जोड़ी, मैं भी क्या सोचने लगती हूँ। राहुल उससे प्यार करता है और शायद वो भी, तो मैं क्यों अपना सिर खपा रही हूँ? पागल पागल हो गई हो क्या जो खुद से ही बातें कर रही हो? नमन ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा। तो वो उसकी ओर करवट लेते हुए गुस्से से बोली, हाँ हो रही हूँ तुम्हारे साथ रहकर, कितना खुश थी मैं अपने घर में, पर लेकिन तुमने उस दिन मेरी मांग भरकर नहीं रहना मुझे यहाँ। बेटे सेकंड, मैंने जो कुछ भी किया भाई उस वक्त मुझे सही लगा, और तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो चली क्यों नहीं जाती अपने घर? जब देखो तब लड़ना ही रहता है तुम्हें, दिमाग खाकर रखा है मेरा। जाओ अभी ही निकलो, या कल सुबह चली जाना, मैं अपनी मम्मा को समझा दूंगा कैसे भी करके। तुम बस अपना और अपने परिवार का देखो। वो भी अब गुस्से में आ गया था तो कुछ कड़क आवाज में बोला। मम डैड को क्या बोलूंगी, वो मासूम सा चेहरा बनाकर बोली। तो नमन ने गुस्से से उसे देखा। वो जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर दुबक गई। तो वो उठ खड़ा हुआ और बालकनी में आकर खड़ा हो गया। सुबह वो वर्कआउट करके वापस रूम में आया तो वो सो रही थी, तकिए को खुद से चिपकाए। उसने अपनी टी शर्ट उतारकर एक ओर रखी और टॉवल लेकर बाथरूम में चला गया। वो नहा आया तो बेड पर बैठी थी, टेक लेकर। उसका चेहरा एकदम उतरा था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा था और आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर सिर झटकते हुए अपने बाल बनाने लगा। जूते पहनने के लिए वो बेड पर बैठा और उसकी ओर देखा तो वो अभी वैसे ही बैठी थी। क्या हुआ, वो जूते पैर में डालते हुए कुछ नर्म लहजे में बोला। तुमसे मतलब, तुम ना अपने काम से काम रखो, उसने भड़कते हुए कहा। उसकी आंखों में भरे आंसू गाल पर आ गए और वो फिर से लेट गई। नमन ने धीरे से झुककर उसका माथा छुआ तो बुखार नहीं था। वो अब बाहर चला गया तो वो रोने लगी पेट पकड़कर। ये लो, नमन कुछ देर बाद आया। उसके हाथ में एक ट्रे था जिसमें काढ़ा डार्क चॉकलेट और हॉट वाटर बैग था। ये इसे पी लो, रिलैक्स फील होगा, वो काढ़े का कप उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला। तो वो हैरानी से उसे देखने लगी। गर्ल्स प्रॉब्लम हुई है ना, तो इसमें इतना छिपाने की क्या बात है? मेरी भी एक बहन है, उसके लिए मम्मा ये सब करती थी तो उन्हें रिलैक्स होता था। उन्हें पता नहीं है, वरना वो ही देती तुम्हें, पर अभी तो वो घर पर भी नहीं है तो मैं ले आया, वो उसके पास बैठते हुए बोला। नव्या ने अपने आंसू साफ किए और वो काढ़ा लेकर पीने लगी। कमर में दर्द हो रहा है, नमन ने पूछा। तो उसने हाँ में सिर हिलाया। ये इससे सिकाई कर लो, और अगर दिक्कत हो तो बोलो, मैं ही हेल्प कर देता हूँ, वो हॉट वाटर बैग उसे देते हुए बोला। नहीं मैं कर लूँगी, वो लेते हुए बोली। हाँ मैं यही हूँ, कोई प्रॉब्लम हो या कुछ चाहिए हो तो बोलना, अभी पहले सिकाई कर लो, कहकर वो बाहर जाने लगा। ऑफिस, वो धीरे से बोली। लीव ले ली है, कहकर वो बाहर निकल गया।
किचन में आकर वो सब्जियां देखने लगा फ्रिज से निकाल कर। क्या बनाऊं? ठीक होती तो वो कब का बना चुकी होती। मम्मा भी नहीं है यहाँ। पास्ता ही बना लेता हूँ, भूख लगी है बहुत। कहते हुए उसने पास्ता बनाना शुरू कर दिया। नव्या 3-4 दिन से कॉलेज नहीं गई थी तो आज जाने वाली थी और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी रेडी हो रही थी कि नमन की गुस्से भरी आवाज उसे सुनाई दी। ये क्या है? वो उसके पास आकर तेज आवाज में बोला। तुम्हारी शर्ट। तुम्हें ये भी नहीं दिख रहा? वो हंसते हुए बोली। तो नमन खींचकर बोला। धन्य हो देवी, जो आपने बता दिया, वरना तो मुझे पता ही नहीं था कि यह शर्ट है। अब ये बताने का कष्ट करेंगी आप कि इसका यह हाल कैसे हुआ? वो अपनी शर्ट को उसके ऊपर फेंकते हुए बोला। तुमने मेरा इतना ख्याल रखा और केयर की, तो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, तो इसे प्रेस कर रही थी और गलती से ये जल गई। वो अपनी आंखें बंद करके डरते हुए बोली। तुम्हें पता है, ये मेरी फेवरेट शर्ट थी और तुमने इसका ही सत्यानाश कर डाला। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगा था तुम्हारा ध्यान रखने के बदले, जो तुमने इतना बड़ा एहसान कर दिया। अब आइंदा से प्लीज कोई हेल्प मत करना। वो अपनी उस जली हुई वाइट शर्ट को उसके हाथ से छीनते हुए बोला। आज कितनी जरूरी मीटिंग थी और मैं अपनी लकी शर्ट पहनने वाला था, और मैडम ने। वो खुद में बड़बड़ाया। सॉरी। वो मासूम सा फेस बनाकर कान पकड़कर बोली। लेकिन वो नाराजगी से जाकर वो शर्ट रखते हुए कबर्ड से दूसरी शर्ट निकालने लगा। उसका मूड खराब हो गया था। इतना क्यों सड़ रहे हो? सॉरी बोल तो रही हूं ना, एक शर्ट ही तो थी। वो उसके पीछे जाते हुए बोली। जस्ट शट अप, वो गुस्से से बोला और रेडी होने लगा। बड़ा आया सटअप वाला हूँ, वो बड़बड़ाई। वो एक और आकर अपना हैंडबैग चेक करने लगी। फिर कुछ सोचते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। आयुषी, यार कुछ हुआ है क्या? आज मतलब सब बड़े अजीब से बिहेव कर रहे हैं। वो साक्षी भी आज चुप चुप सी लग रही है। और राहुल, वो तो दिखा ही नहीं, मेरी कॉल्स भी नहीं रिसीव कर रहा है। नव्या धीरे से आयुषी के कान में फुसफुसाई, क्योंकि क्लास में प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। मरवाएगी क्या? बाद में बताती हूँ तुझे। बहुत बड़ी बात हो गई है, जितना तू सोच भी नहीं सकती। वो सामने देखते हुए ही धीरे से बोली। तो प्रोफेसर की नज़र दोनों पर पड़ गई। मिस मेहरा एंड मिस तिवारी, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। वो तेज आवाज में बोले तो दोनों ने सिर झुका लिया। पढ़ना है नहीं और दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रही हैं। आई सेड आउट। वो फिर से बोले तो दोनों मुंह बनाते हुए क्लास से बाहर निकल गईं। चुड़ैल कहीं की, तेरी वजह से मुझे भी क्लास से बाहर कर दिया। आयुषी उसकी बाह पर मारते हुए बोली। जस्ट चिल यार, वो मस्ती भरे अंदाज में बोली और उसका हाथ पकड़कर ग्राउंड में आ गई। अच्छा, अब बोलना क्या हुआ? मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, बिना कोई बात सुने। नव्या के कहते ही आयुषी तेजी से हंस पड़ी। नौटंकी मत कर ज्यादा, बताती हूँ। उसने अब कहना शुरू किया। तुझे पता है, राहुल के दिल में कोई और नहीं बल्कि अपनी साक्षी ही है। आयुषी ने यह कहा तो नव्या ने हाँ में सिर हिलाया। मतलब तुझे पहले से पता था और हम में से किसी को भी तूने कुछ नहीं बताया? वो कुछ गुस्सा दिखाते हुए बोली। नव्या, अरे पहले नहीं पता था पागल। वो तो जब राहुल की डायरी गलती से मेरी डायरी से एक्सचेंज हो गई थी, तब मैंने पढ़ ली थी और उसमें ही लिखी थी उसने अपने दिल की बात ना। आयुषी, ओ अक्षा। नव्या, ये तो मुझे पहले से पता था, पर आगे तो बोल कि इन 3-4 दिनों में क्या हुआ जो सब उखड़े से दिख रहे हैं। आयुषी, कल राहुल ने साक्षी को पूरे कॉलेज के सामने घुटनों पर बैठकर बहुत ही रोमांटिक तरीके से लाल गुलाब के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर की। लेकिन साक्षी, उसने राहुल को एक थप्पड़ मार दिया और कहा कि वो सिर्फ दोस्त है, उसके आगे ना कभी कुछ था ना कुछ होगा। वो उसकी बराबरी का भी नहीं है। यह सुनते ही नव्या ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। फिर वो आगे बोली। आयुषी, फिर क्या? राहुल बिना उससे कुछ बोले चला गया। मैंने और अभय ने कितनी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की सुनना ही नहीं चाहता। और अब वो कल पुणे जा रहा है, वहीं रहकर पढ़ेगा अपनी फैमिली के साथ। वाट? वो चौंकी तो आयुषी ने उदास होकर हाँ में सिर हिलाया। ये इस साक्षी का कुछ ज्यादा नहीं हो गया? डफर, कितना प्यार करता है वो उससे, और उसने उसे पूरे कॉलेज के सामने थप्पड़ मारा। माना उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं था, तो सीधे तरीके से मना भी तो कर सकती थी ना। पूरे कॉलेज के सामने इंसल्ट करना जरूरी था क्या? नव्या नाराजगी से बोली। आयुषी, सेम लाइंस अभय भी बोल रहा था। नव्या, ओके, मैं ना अभी राहुल से मिलने जा रही हूँ। तू अपनी गाड़ी की चाबी दे सकती है मुझे? आयुषी,
वाई नॉट, ये ले। लेकिन एक बात तेरी समझ नहीं आती, पहले तो तू अपनी गाड़ी से ही आती थी कॉलेज, और अब रेगुलर कैब से क्यों? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, वो हड़बड़ाकर बोली। तू भी कुछ छुपा रही है ना? तुझे हमारी दोस्ती की कसम, अगर सच नहीं बताया तो। आयुषी उसका हाथ अपने सिर पर रखते हुए बोली, तो नव्या ने आंखें भींचते हुए धीरे से कहा, मेरी शादी हो गई है। वाट? यह सुनते ही वो जोर से चिल्लाई, तो नव्या उसके मुंह पर जल्दी से हाथ रखते हुए बोली, इतना शौक मत हो, अभी तो दूसरा झटका भी देना है। आयुषी कुछ डरते हुए, किससे हुई? उसी बागड़ बिल्ले नमन खन्ना से, वो मुंह बनाकर बोली। तो आयुषी अपने सिर पर हाथ रखकर बेहोश होने का नाटक करने लगी कि नव्या ने एक घूंसा उसके पेट में मारते हुए कहा, ज्यादा नौटंकी मत कर। पर यह अजूबा हुआ कब, क्यों, कैसे और कहाँ? नव्या ने उसे अपना दुखड़ा कह सुनाया। शादी से लेकर आज सुबह तक की बात। आयुषी का पेट दर्द करने लगा था हंसते हुए। कुछ भी कह, पर बंदा क्यूट बड़ा है, बस देखने और सुनने में। एक दिन साथ रह लो, पता चल जाएगा कितना क्यूट है। एक शर्ट के लिए गुब्बारे सा मुंह फुलाया है वो भी, तब जब मैं हेल्प करना चाह रही थी। आयुषी हंसते हुए, अच्छा ये सब छोड़, बस ये बता, तू उसे इतना चिढ़ती क्यों है? वो मिडिल क्लास फैमिली से है और तू रिच, इसलिए? आर यू क्रेजी? ऐसा तो कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा। जैसा भी है, हार्ड वर्किंग है वो, और अपनी फैमिली की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल रहा है। मिडिल क्लास हो या रिच, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, मैं उससे चिढ़ती हूँ, हमेशा लड़ती हूँ, क्योंकि हमारे बीच शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा है। वो मेरी केयर करता है, जो शायद ही पीरियड्स में कोई और लड़का किसी की करता। वाह बेटा, पति परमेश्वर की इतनी बड़ाई! आयुषी ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, तो वो जैसे नींद से जागी हो। हाँ, मुझे राहुल से मिलने जाना था, और क्या लेकर बैठ गई। वो अपने होश में आते हुए बोली, चल मैं भी चलती हूँ। आयुषी ने कहा, तो दोनों राहुल के घर के लिए निकल गईं। 6 फ्लोर पर उसका फ्लैट है ना? आयुषी ने बिल्डिंग के बाहर पहुंचते ही पूछा। शायद नव्या ने कहा, और दोनों लिफ्ट में चढ़ गईं। उन्होंने आकर बेल बजाई, तो अभय ने डोर खोला। तू यहाँ है? नव्या ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, मेरा भूत, वो दांत दिखाते हुए बोला। कुत्ता है तू? वो उसके कंधे पर मारते हुए बोली, तो वो हंसते हुए बोला, चल अच्छा, अब अंदर आ जा। उसने देखा राहुल अपनी पैकिंग कर रहा था। राहुल, नव्या ने उसके पास आकर कहा, तो वो निगाहें उठा उसे देखने लगा। राहुल की आंखें लाल थी रोने की वजह से, और सूजी भी थी। प्लीज मत जाना यार, कहते हुए वो उसके गले लग गई रोते हुए। तो राहुल की आंखों से आंसू और होठों पर मुस्कान तैर गई। बस बस, इतना क्यों इमोशनल हो रही है? वो उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला। भाई अभय और आयुषी की आंखें भी भर आई थी। यार अभय, तू समझा ना उसे। नव्या उसे अलग होकर बोली। गाइस, दिल्ली से जा रहा हूँ, तुम लोगों की जिंदगी से नहीं। यहाँ रहूंगा तो उसे देखकर हमेशा ही दुख होगा, और शायद संभाल ना पाऊं खुद को। प्यार आत्मसम्मान खोकर नहीं चाहिए, और वैसे भी पापा भी चाहते हैं कि वहाँ उनके साथ ही रहूं। तो टेंशन मत लो तुम सब, मैं ठीक हूँ, और तुम सबकी शादी में डांस करने तो जरूर पहुंच जाऊंगा। वो बोला, तो सारे दोस्तों ने मिलकर ग्रुप हग कर लिया। नव्या, उसे जहाँ खुशी मिले वहीं जाने दे, फोर्स मत कर, आयुषी ने कहा। तो उसने भारी मन से हाँ में गर्दन हिलाया। नव्या, कब निकल रहा है? कल मॉर्निंग में, वो बैठते हुए बोला। मैं सबके लिए चाय और मैगी बनाती हूँ, आयुषी ने कहा, और किचन में चली गई। तू यहीं रुकेगा क्या आज? वो अभय को देखकर बोली। हाँ, आज पूरा टाइम अपने दोस्त के साथ समय बिताना है, बाद में जाने ये पल कब मिले। अभय राहुल के कंधे पर हाथ रखकर बोला। मम्मा, ये आज घर में इतनी शांति क्यों है? नमन शाम को ऑफिस से आने पर नीतू जी के पास जाकर बोला। नीतू जी मुस्कुराकर, अच्छा तुझे नहीं पता क्या? नमन, क्या? नीतू जी सीधे सीधे पूछेगा तभी मैं बताऊंगी। नमन अपने सिर को खुजलाने लगा, तो वो हंसते हुए बोली, मायके गई है अपने, सबको बहुत याद कर रही थी, तो मैंने कहा हो आए। तुझे चाय पीनी है, बना दूं? नहीं, आप रहने दो, मैं बना लूंगा, कहते हुए वो चाय बनाकर कप लेकर रूम में आ गया। कहीं सुबह मैंने जो गुस्सा किया था, उसकी वजह से तो घर छोड़कर नहीं चली गई। वो एक सिप लेते हुए खुद से बोला। कॉल करके देखूं, कहते हुए उसने झट से अपना फोन पॉकेट से निकाला। ओ सीट यार, नंबर तो उसका है ही नहीं मेरे पास, उसने फोन सिर पर हल्के से मारते हुए कहा। समझ में नहीं आ रहा
ये सब कि मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है ये सब। पहले तो वो सब कांड, फिर नमन से शादी जो कभी सपने में भी नहीं सोची होगी, राहुल का साक्षी को प्रपोज करना और फिर उसका शहर छोड़कर चले जाना, जैसे सब बिखर सा रहा है। और वो नमन, उसकी एक शर्ट जल गई तो अलग से मुंह फुलाए है। लेकिन मुझे तो यही समझ नहीं आता कि सब तो कहते हैं जोड़िया गॉड जी आप बनाते हो, तो हम किस एंगल से आपको फिट लगे एक दूसरे के लिए, ये बताओ। लगता है आपसे भी मिस्टेक हो गई। आप तो जानते हो मेरे साथ उसका रियल रिश्ता क्या है। दुश्मन से भी ज्यादा अच्छे से पेश आते होंगे जितना कि एक दूसरे से आते हैं। बस हर वक्त सिर खपाना रहता है। इसलिए तो यहाँ चली आई कि कुछ दिन शांति मिलेगी। लेकिन अब ये नहीं समझ आ रहा कि उसका चेहरा क्यों आ रहा है आंखों के सामने। वो अपने आप से हजारों सवाल करती और जवाब भी अपने हिसाब से दे रही थी। गायत्री जी ने जब नव्या के रूम का दरवाजा थोड़ा खुला सा देखा तो वो धीरे से दरवाजा खोल अंदर आई। देखा तो वो किसी सोच में इधर उधर टहल रही थी, परेशान होकर। नव्या बिटिया क्या हुआ, सोई नहीं अभी तक? उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। मम, आप कब आई? वो चौंकते हुए बोली। गायत्री जी, बस अभी ही। तुम्हें क्या हुआ, परेशान लग रही हो? नव्या मुंह बनाते हुए, पता नहीं भाई, तो मैं भी नहीं समझ पा रही। नींद नहीं आ रही थी और माइंड में जाने क्या चल रहा है। आओ मैं सुला देती हूँ, उन्होंने मुस्कुराकर बेड पर बैठाते हुए कहा। तो वो झट से उनकी गोद में सिर रखकर लेट गई। गायत्री जी उसके सिर पर हाथ फेरने लगी तो वो धीरे से बोली, आज बचपन के जैसे लोरी सुनाइए ना, बहुत मन है। उसके ये कहते ही गायत्री जी ने उसका माथा चूम लिया और उसे थपकी देते हुए गुनगुनाने लगी। गायत्री जी लोरी गाते हुए खो गई थी। उसके बचपन को याद कर उनकी आंखों में नमी आ गई। ये लाइन बोलते हुए नव्या की आंखें बंद थी। वो शायद हल्की नींद में जा चुकी थी। उन्होंने उसका सिर अपने ऊपर से हटाकर धीरे से तकिया लगाया और उसका सिर सहला उसके सिर पर किस किया। मेरी बच्ची, जाने क्या चल रहा है इसके अंदर। पल में जिंदगी ही बदल गई। कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी अपनी गुड़िया को विदा करना होगा, वो मन में बोली और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर चली गई। वो टी शर्ट गले में डालते हुए ड्रेसिंग के सामने आया तो टेबल पर उसे एक गिफ्ट बॉक्स दिखा। ये किसका है और कब आया यहाँ? वो हैरानी से उसे उठाते हुए बोला। वो तो है नहीं तो उसका कैसे होगा, और मैं लाया नहीं तो मेरे रूम में और किसका? खोल कर देखता हूँ। सोचते हुए वो उसकी पैकिंग खोलने लगा। उसमें एक बहुत ही अच्छी और महंगी वाइट शर्ट थी। ये देख नमन के लब मुस्कुरा उठे। उसके साथ ही उसमें एक पेपर भी था। वो पेपर उठा पढ़ने लगा। मिस्टर हस्बैंड, इसी के लिए इतना मुंह फुलाया था ना, गोलगप्पे जैसा। वैसे तो मैं बस हेल्प करना चाहती थी, लेकिन वो तुम्हारी शर्ट जल गई और तुमने इतना कुछ सुनाया। बिल्कुल सच ही नाम दिया मैंने तुम्हें, राक्षस जल्लाद। अब ये सब पढ़कर मुझे गालियां मत देने लग जाना। हाँ, बड़े आए मुझे सुनाने वाले। और ये वाली शर्ट उसके बदले में है, तो अब कुछ मत बोलना। और हाँ, एक लास्ट सबसे जरूरी बात। आज मेरी टर्न थी बेड पर लेटने की, लेकिन मैं जा रही हूँ तो सब काउंट करके रखूंगी, और जब आऊंगी तो तुम्हें उतने दिन नीचे ही लेटना होगा। हे, ये गधी पगली हो रही है। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया। मैंने कहा था जाने को, जो बोल रही है कि मैं उतने दिन नीचे लेटूंगा, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने आगे पढ़ना शुरू किया। और हाँ, मेरी टॉवल तो बिल्कुल भी यूज मत करना। पिक वाला ब्लैंकेट भी गंदा मत कर देना, वो मेरा फेवरेट है। पूरा पढ़ने के बाद नमन ठहाका मारकर हंस पड़ा। झल्ली है एकदम, वो हंसते हुए बोला और शर्ट देखने लगा। उसने शर्ट एक तरफ रख दी। इतनी भी बुरी नहीं है, बस शब्दों पर लगाम नहीं है। वो अपने बालों में कंघी करता हुआ बोला। नव्या सबके साथ बैठी ब्रेकफास्ट कर रही थी कि आरव बोला, नव्या, नमन नहीं आया कल तेरे साथ? तुम अकेली ही आई हो? नव्या, वो भाई, उसको पता नहीं था ना, मैं तो कॉलेज से आने के बाद चली आई, तब वो घर पर नहीं था इसलिए। आरव, ओ मिस्टर मेहरा, वैसे महीनों हो गए शादी के बाद से आया ही नहीं। नमन, तो एक काम करो बेटा, तुम उसे फोन करके यहाँ का बोल दो, हमारी भी मुलाकात हो जाएगी। नव्या भाभी, आप बता देना जब कॉल करो तो। क्यों, तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ है क्या? सब साथ ही बोले और नव्या को घूरने लगे तो वो मन में बोली, वो तो रोज ही होता है, उसमें नया क्या है? नव्या बोलो ना, संजू ने कहा। तो वो ख्यालों से बाहर आते हुए जल्दी से बोली,
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझे लगा भाभी बड़ी हैं तो वो बुलाएंगी तो उसे अच्छा भी लगेगा ना, उनकी बहन है ये। पर अभी यहाँ मेरे भाई को नहीं, तुम्हारे पति को बुलाने की बात हो रही है। संजू ने एक आंख दबाते हुए कहा। ओके, वो धीरे से बोली। ये जल्लाद एक भी बार कॉल नहीं कर सकता कि इसका कांटेक्ट नंबर मिल जाए तो मैं बता देती इसे, वरना तो सबको शक हो जाएगा। आइडिया, भाभी के फोन से चुपके से नंबर ले लेती हूँ, वो सोचते हुए बोली। और फिर संजू को इधर उधर देखने लगी तो वो गायत्री जी के साथ बाहर गार्डन में दिखी। नव्या जल्दी से आरब के रूम में आई तो वहां आरब बैठा लैपटॉप में कुछ कर रहा था। ओ तेरी, मर गई, अब भाई भी यही है, वो धीरे से बड़बड़ाई। नव्या, तुम यहाँ कुछ चाहिए? आरब ने उसे यहाँ देख पूछा तो वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए बोली। हाँ भाई, वो भाभी अपना फोन मांग रही हैं तो वही लेने आई थी। कहाँ है? वो सामने टेबल पर। आरब ने एक और इशारा करते हुए कहा। थैंक यू कहकर उसने संजू का फोन उठाया और अपने रूम में जैसे ही आई कि संजू का फोन बजने लगा। ओ गॉड, उसने जल्दी से देखा तो नमन की कॉल थी। उसने रिसीव की। हेलो दी, कैसी हो आप? दी के भाई मैं बोल रही हूँ। कौन मैं? वो उसकी आवाज पहचानने के बाद भी अपना निचला होंठ दबाते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए बोला। तुम तुम ना बहुत ज्यादा बना मत करो। बड़े आए। दुष्ट जल्लाद मैं बोल रही हूँ। नव्या। ओह, तुम हो। फोन में इतनी मीठी आवाज सुन लगा नहीं था, क्योंकि रियल में तो। क्या रियल में? आगे बोलो, रुक क्यों गए? उसके इतना कहते ही नमन हंसते हुए बोलता है। कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, दी कहाँ है? और उनका फोन तुम्हारे पास? वो बाहर है मॉम के पास। और तुम मेरे फोन पर कॉल करो, बात करनी है, मैं रख रही हूँ अब। अरे रुको, तुम्हारा नंबर नहीं है मेरे पास। नव्या ने यह सुनते ही जल्दी से कॉल कट की और संजू के फोन से नमन का नंबर लेकर उसका फोन जाकर रूम में रखाई और फिर आराम से बेड पर लेटते हुए नमन के पास कॉल लगा दी। हेलो नव्या, हाँ। क्या बात है, इतना मिस कर रही हो? लड़ना कि एक मिनट भी चैन से नहीं बैठा जा रहा? वहां कोई मिला नहीं क्या जिसका सिर खा सको? जस्ट शट अप, ओके। वो तो इसलिए कॉल किया कि डैड और बाकी सब बोल रहे थे कि तुम बहुत दिन से घर नहीं आए, तो वो चाहते हैं आज फ्री हो तो आ जाओ। अभी? आज तो नहीं, थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन कल तक कोशिश करता हूँ। ओके बाय। शर्ट के लिए थैंक यू, काफ़ी अच्छी है। नमन ने कहकर कॉल कट किया तो वो मुस्कुरा दी। इधर संजू जब रूम में आई तो आरब अभी भी लैपटॉप में लगा था। तू ना पागल कर देगा मुझे, मुझसे ज़्यादा तो ये लैपटॉप, मोबाइल और हॉस्पिटल दिखता है तुझे। वो उसकी गोद में रखे लैपटॉप को उठाकर बंद करते हुए बोली। ऐसा कुछ भी नहीं है पागल, बस वो कुछ ज़रूरी काम। वो संजू का हाथ अपने पास खींचते हुए बोला तो वो उसके ऊपर आ बैठी। संजू ने नाराजगी से मुंह बनाया तो वो मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर चेहरा टिकाकर बोला। अच्छा सॉरी बाबा, अब तो मान जाना। वो अभी भी वैसे ही बैठी थी, मुंह फुलाए। आरब ने उसके बालों को गर्दन से एक साइड करते हुए उसके कंधे पर अपने तपते गर्म होंठ रख दिए तो संजू की आंखें बंद हो गईं। उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थीं आरब की करीबी से। एक डीप किस के बाद वो अपने होठों को उसके कंधे से गर्दन की ओर ले जाने लगा और उसके ईयर लॉब पर अपने होठ रखकर चूमकर हल्के से बाइट किया तो वो सिहर उठी। आरू, उसने मदोसी भरी आवाज में कहा। हाँ जान, वो उसको बेड पर अपने बगल बैठा बोला, उसके ऊपर झुकते हुए। ये बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे स्पर्श से ही बेकाबू हो जाती हूँ, तो उसका फायदा उठा रहे हो? वो उसकी आंखों में देखकर बोली तो आरब अपने निचले होठ दबाकर हल्का सा हंस दिया। मैं तो तुझे देखने भर से बेकाबू हो जाता हूँ, उसका क्या? वो उसकी नोजी को टच करके बोला तो उसने पलकें झुका ली। अपने इस छुटकू की वजह से इतना कंट्रोल करता हूँ और तुम तो नाराज ही होकर बैठ जाती हो। अभी हम ज्यादा क्लोज नहीं हो सकते, ये तो मेरी डॉक्टर बीबी को पता है ना। वो उसके बेबी बम को प्यार से चूमकर बोला तो संजू ने हाँ में सिर हिलाया। बस 1-2 महीने, फिर हमारा छुटकू आ जाएगा तो दिल खोलकर प्यार करूंगा अपनी संजू को। वो उसका सिर अपने सीने से लगाकर बोला। सॉरी, वो धीरे से बोली तो आरब ने मुस्कुराते हुए इनकार में सिर हिलाया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।